Hello everyone, welcome to my channel English with Shrubi. Today's video is on a poem from your New Modern Oxford English Class 6 in the Bazaars of Hyderabad. It is written by सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आपने कई बार नाम सुना होगा अपने एसएसटी के चैप्टर्स में भी, क्योंकि हमारे भारत को आज़ाद दिलाने के लिए आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सिर्फ पोएट नहीं थी, वो पोएटिस नहीं थी, वो हमारी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रही थी और उनका अपना ही अलग तरीका था लड़ाई में कंट्रीब्यूशन देने का। मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में इकट्ठा करने की कोशिश की है। वो हैदराबाद में ही पैदा हुई थी और जो हमारी पोम है इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद, वो भी हैदराबाद के बाज़ार्स के ऊपर ही है। उनका बर्थ डेट है February 13, 1879 में वो पैदा हुई थी और आज़ादी की लड़ाई में वो काफ़ी एक्टिव थी और उनका तरीका अलग था। वो अलग तरीक़ों से लड़ाई में साथ दे रही थी रेवोल्यूशनरीज़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें भारत की कोकिला यानी कि भारत की कोयल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि वो बहुत ही अच्छी पोएटिस थी, बहुत ही सुंदर पोइट्री लिखती थी। उनकी पोइट्री के जो थीम्स थे वो थे लव, डेथ, सेपरेशन और इसके अलावा और भी बहुत खूबसूरती से वो हमारे देश के कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाती थी अपनी पोइट्री में, जैसा कि आपकी इस वाली पोम में भी है। और उनकी जो पोम की खासियत है वो ये है कि उसको ब्यूटीफुली हम ट्यून्स में डाल सकते हैं। उसमें एक अलग तरह का रेपिटेशन है हर लाइन, लास्ट लाइन में जो स्टैंजास की लास्ट लाइंस होती हैं, तो उस रेपिटेशन की तरह वजह से वो एक गाने का रूप ले सकती हैं। उनको आराम से आप उनको अंदर म्यूज़िक डालकर उनको एक गाने का रूप दे सकते हो। इसीलिए क्योंकि और यही खासियत कोयल की भी होती है, कोयल पक्षी की। वो भी बहुत मधुर संगीत में अपने गाने को ढाल देती है और इनकी पोइट्री भी ऐसी है जिसको मधुर संगीत में ढाला जा सकता है। इसी सिमिलैरिटी की वजह से उन्हें कोकिला कहा जाता है, भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और उन्होंने अपना पोइट्री में भी कंट्रीब्यूशन देकर ये टाइटल हासिल किया है, ये जो हम उनको बुलाते हैं। चलिए इसके आगे अब हम थोड़ा सा इस पोम के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पोम के अंदर उन्होंने एक तरह से एक कॉन्वर्सेशन दिखाई है, एक डायलॉग्स दिखाए हैं कि कैसे जो मार्केट में हमारे लोकल बाज़ारों में जो स्ट्रीट शॉपिंग हम करने जाते हैं वहाँ पर एक शॉपकीपर, अलग अलग शॉपकीपर्स जो हैं, वेंडर्स जो हैं, जो रेडी पे, पटरी पे या अलग अलग ठेलों पे सामान बेचते हैं, उनके बीच में और कस्टमर्स के बीच में जो चलते फिरते ग्राहक हैं उनके बीच में आपस में जो बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, वो इस पोम में दिखाई गई है। और ये दिखाया गया है कि बाजार का सीन कितना खूबसूरत होता है और जैसे हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में दुख और खुशी, जॉयज़ और सॉरोज़ दोनों होते हैं, वैसे ही मार्केट में भी होते हैं। मार्केट में खुशी सेलिब्रेट करने का सामान भी बिकता है और गम मनाने का सामान भी बिकता है। क्या क्या हैं वो चीज़ें, वो हम जैसे जैसे आगे स्टैंजास पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस पोम का एक और पर्पस था, उद्देश्य था, वो ये था कि जब ये पोम लिखी गई, ये अर्ली 20th सेंचुरी में लिखी गई है, तो जिस टाइम पर ये लिखी गई थी उस वक्त हमारा भारत जो था वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे हम लोग। तो और उस वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट चलाई गई थी जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी यानी कि अपने देश का, जैसे हम आजकल भी कह रहे हैं कि सिर्फ अपने देश का मैन्युफैक्चर्ड, अपने देश का बनाया हुआ सामान ही हमें यूज़ करना चाहिए। फॉरेन मेड गुड्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए जो बाहर के देशों से बन के आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट्स वर्कर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका रोज़गार बढ़ेगा, उनकी जेब में पैसा आएगा, बजाय कि वो पैसा जो हम बाहर की कंट्रीज़ का सामान खरीद कर बाहर की कंट्रीज़ को भेज देते हैं, उन और देशों को रिच बना रहे हैं, अपने देश के लोगों को गरीब बना रहे हैं। और उस वक्त ये मेन था ब्रिटिशर्स के लिए कि हमें ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, सिर्फ स्वदेशी यानी कि भारत में बनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये पोइट्री, ये वाली पोएम कैसे दिखा रही है, ये सब ये दिखा रही है कि हमारी इंडिया जो है उसका कल्चर और ट्रेडिशन इतना अच्छा और रिच है, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है
और चाहे आप मसाले ले लीजिए, स्पाइसेस ले लीजिए, दालें ले लीजिए, चाहे फ्लावर्स डेकोरेशन का पर्पस हो, या प्रेशियस स्टोन्स हो, या कलरफुल कपड़े हों, हर तरह की चीज़ें जो हैं एक से एक बढ़िया हमारे खुद के देश के बाज़ारों में बिकती हैं। तो हमें अपने देश के वेंडर्स से ही सामान खरीदना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सामान। अब चूंकि उस वक्त उन्होंने अंग्रेज़ों ने हमारे देश में प्रिंटिंग ऑफ प्रेस बंद कर दिया था, बैन कर दिया था थोड़ा टाइम के लिए, न्यूज़पेपर्स वगैरह नहीं छप रहे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी उन्हें ऐसा लगता था अंग्रेज़ों को कि वो भारत की जनता को भड़काने वाली चीज़ें और आर्टिकल्स, भाषण छापते हैं, जिससे भारत की जनता जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़क जाती है, तो इसलिए वो छापने नहीं देते थे। तो सरोजनी नायडू ने सोचा कि शायद मेरी इस पोम के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि हमें स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भी एक पर्पस है इस पोम को लिखने का। चलिए लेट्स बिगिन द पोम। बहुत ही सुंदर और कलरफुल ब्यूटीफुल पोम है ये, जिसमें पढ़कर आपको भी आँखों को बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। सिर्फ आँखों को ही नहीं, हमारी जितनी भी पांचों सेंसेस हैं, हम पांचों सेंसेस इस पोम में फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखने के लिए, साइट के लिए भी है। आप खुशबू ले रहे हैं तो आप नोज़ का भी यूज़ कर रहे हैं, स्मेल भी है, और अच्छी अच्छी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो कानों को सुनाई भी दे रहा है। इसके अलावा सुंदर सुंदर सॉफ्ट कपड़े आप टच कर रहे हैं, सामान टच कर रहे हैं, तो टच का भी सेंस है। और लास्ट सेंस है हमारा टेस्ट का, तो इसमें दालें, मसाले, सब चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो हमारी पांचों सेंसेस इस पोम में, हमारी पांचों सेंसेस को अच्छा लगेगा। चलिए फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने स्क्रीन पर फोटोज भी लगाई हुई हैं। मिरर्स वो वाले शीशे या आईने जिनको एम्बर, एक प्रेशियस स्टोन होता है, उससे उससे उसका फ्रेम बनाया गया है, उसके बॉर्डर्स को डेकोरेट किया गया है। डैगर्स होते हैं खंजर, खंजरों को भी जो खूबसूरत महंगे हैंडल वाले, जेड के हैंडल वाले खंजर हमारे देश में, हमारा देश मशहूर है, फेमस है इन सब प्रेशियस स्टोन्स और कीमती पत्थरों के लिए। तो वो सब से हमारे देश में आपको सजी हुई चीज़ें मिल जाएंगी, कीमती पत्थरों से सजी हुई, चाहे वो आईना हो जिसको अंबर से डेकोरेट किया गया हो, उसके बॉर्डर किया गया हो, चाहे वो डैगर्स का, खंजरों का हैंडल हो, वो भी बहुत महंगा और कीमती पत्थरों से बनाया हुआ होता है। क्रिम्सन होता है रेड कलर, और सिल्वर कलर की टर्बन्स हमारे देश में, गांव में, अब चूंकि ये पुराने ज़माने की पोम है तो उस ज़माने में लोग पगड़ी वगैरह बहुत पहनते थे, तो अलग अलग खूबसूरत रंगों की पगड़ियाँ। पर्पल ब्रोकेड का कपड़ा अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ब्रोकेड बहुत ही सिल्की कपड़ा होता है, बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी कपड़ा होता है, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। तो उसकी ट्यूनिक्स, ट्यूनिक्स यानी कि जो ऐसा गारमेंट जो फुल लेंथ हो नीचे तक, इस तरह की नई नई चीज़ें। तो जो कस्टमर है वो वेंडर्स से पूछ रहा है कि तुम क्या बेच रहे हो। मर्चेंट्स यानी कि जो सेलर्स हैं, ठीक है। ये है एक, इस ये का मतलब होता है तुम सब, इट्स फॉर प्लूरल, यू, प्लूरल, प्लूरल ऑफ यू। तो वो पूछ रहे हैं कि आप क्या बेच रहे हो, तो वो जो वेंडर्स हैं वो रिप्लाई करके बता रहे हैं कस्टमर को कि हमारे पास आपको कई रिच चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि बहुत सुंदर सुंदर वेयर्स हैं, यानी कि सजावट की, डेकोरेशन की शो पीसेस आपको मिलेंगे, क्रिम्सन और सिल्वर कलर की टर्बन्स मिल जाएंगी, पर्पल ब्रोकेड के कलर की ट्यूनिक्स मिलेंगी, सुंदर सुंदर आईने मिलेंगे, डैगर्स मिलेंगे। तो ये सब सामान अब जो कस्टमर है वो आगे चल के दूसरे वेंडर्स के पास बात कर रहा है। सेकंड स्टैंजा देखिए। What do you weigh, O ye vendors? Saffron and lentil rice. What do you grind, O ye maidens? Sandalwood, henna and spice. What do you call, O ye peddlers? Chessmen and ivory dice. अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो पोम की राइमिंग स्कीम है, उसमें ए बी, फिर सी बी, फिर डी पी, आपको सारी वो दिखेंगे कि राइस राइम कर रहा है स्पाइस के साथ और डाइस के साथ। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ लाइन जो है वो साथ में राइम कर रही हैं हर स्टैंजा में। अब यहाँ पर कस्टमर जो फिर से पूछ रहा है कि तुम क्या बेच रहे, तुम क्या वे कर रहे हो। वे मतलब वजन, तोलना।
वेंडर से। तो वो कह रहा है कि सैफरन, सैफरन होता है केसर, केसर भी इंडिया में बहुत पाया जाता है, स्पेशली कश्मीर में इसकी खेती होती है। लेंटिल्स होती हैं दालें, एंड राइस। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन, मेडन से पूछ रहे हैं, मेडन होती हैं यंग कुंवारी लड़कियां, जवान सी लड़कियां, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या ग्राइंड कर रही हो, क्या पीस रही हो। तो वो कह रही हैं कि सैंडलवुड यानी कि चंदन, हेना यानी कि मेहंदी, एंड स्पाइस और मसाले। आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें साबुत रूप में भी मिलती हैं और पिसे हुए रूप में भी बिकती हैं। What do you call ओ ये peddlers, chessmen and ivory dice? पेडलर्स होते हैं जो वेंडर्स ही होते हैं जो ठेलों पे या साइकिल वगैरह पे सामान बेचते हैं। चेसमैन होते हैं जो आपके चेस पीसेस होते हैं, जैसे जो हम शतरंज का गेम खेलते हैं उसमें जो भी ब्लैक और आइवरी वाले जो डाइस हमारे प्यादे और दूसरे होते हैं उनको हम चेसमैन कहते हैं। और आइवरी डाइस, आइवरी होता है, वैसे तो आइवरी जो होता है वो हमें मिलता है हाथी के दांतों से, जो उसके टस्क होते हैं उससे जो बनता है उसको आइवरी कहते हैं। तो आपको पता ही है हमारा देश तो हाथी दांत के लिए भी बहुत मशहूर है और वो बहुत प्रेशियस एक चीज़ है। तो आइवरी डाइस जो है कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे या जो रिच लोग होते थे वो आइवरी का बना हुआ डाइस यूज करते थे, आइवरी की बैंगल्स बनी हुई पहनते थे। बट अब तो ये इन सब चीज़ों पे बैन लग चुका है, तो अब आपको ओरिजिनल आइवरी की ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। चलिए थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। What do you make, O ye goldsmiths? Wristlet and anklet and ring? Bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing. Girdles of gold for the dancers, scabbards of gold for the king. अब यहाँ पर देखिए, अब जो हमारा कस्टमर है वो आगे बढ़ गया है, बाकी की शॉपकीपर्स से बात कर रहा है, वेंडर्स से। अब वो पहुंचा है गोल्ड स्मिथ के पास। गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, जो सोने की चीज़ें बनाता है और बेचता है। रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग, रिस्लेट होता है जो आप कलाई में दस्तबंद पहनते हैं, एंकलेट होता है जो पैरों में पायल पहनते हैं, और रिंग्स जो आप उंगलियों में पहनते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, रिस्टलेट, एंकलेट एंड रिंग। इसके अलावा बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स। ब्लू पिजन्स आपको पता है इंडिया के जो पिजन्स हैं वो ग्रे ब्लू कलर के होते हैं, और पुराने ज़माने में राजा महाराजा पिजन्स के पैरों में चिट्ठियाँ बांधकर एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा करते थे। तो और जो पालतू पिजन्स होते थे उनके पैरों में वो बेल्स पहनाने के लिए वो भी ये गोल्डस्मिथ बेच रहा है। फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाईज विंग्स, फ्रेल यानी कि नाजुक, डेलिकेट, ड्रैगन फ्लाई के पंखों की जैसा। ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है जो उड़ता है, जिसको आप लोग शायद स्कूल के बच्चे हेलीकॉप्टर भी कहते हैं प्यार से। उसके जो पंख हैं जितने नाजुक वो होते हैं उतनी ही नाजुक उस पिजन की वो बेल्स हैं जो गोल्डस्मिथ बेच रहा है। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, गर्डल्स बेसिकली एक ऐसा चीज़ होती है जो आप अपनी कमर के अराउंड या अपनी बॉडी के अराउंड पहनते हैं। तो यहाँ पर इनकी जिसकी बात हो रही है, डांसर्स जो पहनती हैं वो तगड़ी होती है या वेस्ट बैंड होता है जो वो कमरबंद बांधती हैं, कमर पे पहनती हैं ज्वेलरी ऑर्नामेंट, जिसे पहनकर वो डांस करती हैं, उसकी बात हो रही है। स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्कैबर्ड्स होती हैं मयान, जो कवर होता है ना जिसके अंदर हम स्वॉर्ड्स तलवारें वगैरह रखते हैं, उसका जो मयान होती है उसको स्कैबर्ड कहते हैं। तो गोल्डस्मिथ ये सब चीज़ें बनाता है, यानी कि सोने की मयान भी बनाता है राजा महाराजाओं के लिए, ताकि वो अपनी तलवार उसके अंदर रख सकें। फोर्थ स्टैंजा देखिए। व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट men, citron, pomegranate and plum? What do you play, O musicians? Sitar, thar, sarangi, and drum. What do you chant, O magicians? Spells for the eons to come. अब यहाँ पर दूसरे वेंडर्स की और दूसरी चीज़ों की दूसरे लोग भी होते हैं बाज़ार में। जब हम जाते हैं तो सिर्फ वेंडर्स नहीं होते, इसके अलावा और भी लोग होते हैं, जैसे मैजिशियन वगैरह हैं या दूसरे करतब खेल दिखाने वाले लोग हैं, वो भी मार्केट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्राई का मतलब रोना नहीं है, क्राई का मतलब है चिल्लाना। जो कि फ्रूट सेलर्स हैं, फल बेचने वाले हैं, उनसे पूछ रहा है कस्टमर कि आप क्या चिल्ला रहे हो, आप क्या बेच रहे हो।
तो जो फ्रूट सेलर है उसका रिप्लाई है सिट्रॉन। सिट्रॉन होते हैं, सिट्रस से सिट्रॉन बना है, और सिट्रस फ्रूट्स हमारे होते हैं लेमन, ऑरेंजेस, टमेटोज, और ये कीनू, मौसम्बी, ये सब फ्रूट्स जो है हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो उसने कहा कि मैं सिट्रन यानी कि लेमन या माल्टा, ऑरेंजेस बेच रहा हूँ, पॉमीग्रेनेट अनार, और प्लम। प्लम होता है हमारा आलू बखारा। इस तरह के अलग अलग तरह के रंग बिरंगे और रस भरे फ्रूट्स बेच रहा हूँ। फिर वो पूछ रहा है कि म्यूजिशियंस तुम क्या प्ले कर रहे हो, तुम क्या बजा रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि मैं सितार। अब साउथ इंडियंस जो हैं वो त को थ लिखते हैं, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे सितार की स्पेलिंग हम जब लिखते हैं तो वो SITAR लिखते हैं, बट यहाँ पर सरोजनी जी ने सितार लिखा है यानी कि CITHAR। इसका मतलब वही है सितार, सारंगी और ड्रम। तो यहाँ पर सितार, सारंगी और ड्रम ये अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो बजा रहा है म्यूजिशियन। उसके बाद पूछा कि मैजिशियन से कि तुम क्या चैंट कर रहे हो। चैंट का मतलब होता है जाप करना, जपना। तो जैसे म्यूजिशियंस जो होते हैं वो तो अपने जादू के मंत्र जपते हैं ना, जब जादू करते हैं, तो जैसे एब्राकाडाब्रा इस तरह से। तो जो मैजिशियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो स्पेल यानी कि जादुई मंत्र पढ़ रहे हैं फॉर द इयॉन्स टू कम। इयॉन्स यानी कि एजेस, बहुत लंबे टाइम तक हम ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं जो आगे सदियों तक याद रखे जाएंगे। ठीक है, यानी कि और आगे की पीढ़ियों के लिए, जनरेशंस टू कम। फाइनली फिफ्थ स्टैंजा, व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स with tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms new gathered to perfume the sleep of the dead। अब मैंने आपको पोम के स्टार्टिंग में बताया था कि जो मार्केट है वो भी लाइफ की तरह ही है, फुल ऑफ जॉयज एंड सॉरोज। खुशी के पल भी हैं, खुशियाँ मनाने के लिए भी हैं वहाँ पर रीजंस, और दुख गम मनाने के लिए भी हैं। जैसे कि जब शादी होती है तो हमें शादी में भी सेलिब्रेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए, साज सजावट के लिए फूलों की ज़रूरत पड़ती है। मंदिर में पूजा के लिए सजावट की ज़रूरत पड़ती है। दूल्हा और दुल्हन भी सजने के लिए फूलों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो फ्लावर गर्ल्स हैं उनसे पूछ रहा है कस्टमर कि आप क्या बेच रही हो। तो वो कह रहे हैं कि टैसल्स यानी कि वो लंबी लंबी सी स्ट्रिंग्स, जो गजरे होते हैं, वो बेच रही हैं। अज्योरे होता है एक लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर का एक कलर ही है, और रेड कलर के गजरे बेच रही हूँ। क्राउन्स बेच रही हैं यानी कि जो वो सर पे साफा लेते हैं दूल्हा, सर पे पहनते हैं दूल्हे, उनके भी सहरों में फूल लगे होते हैं। उनकी सब लोग फूलों से सजे होते हैं, दूल्हा भी दुल्हन भी अपने बालों में गजरा लगाती है। तो चैपलेट्स टू गार्लैंड्स, चैपलेट्स क्या होती हैं? चैपलेट्स भी गार्लैंड्स ही होते हैं, यानी कि शीट्स होती हैं कि जैसे फूलों की चादर होती है, उनकी जो जिनकी नई नई शादी होती है उनका रूम जो है, उनका बेड जो है वो फूलों से सजाया जाता है, और पूरे कमरे में फूलों की खुशबू फैल जाती है। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गैदर्ड। और इसके अलावा जब किसी की डेथ होती है, जब किसी की मौत होती है, तो उसकी कब्र पर, उसकी ग्रेव पर भी हम फूलों की चादर चढ़ाते हैं। तो वहाँ पर हम सफ़ेद फूलों की चादर चढ़ाते हैं। तो उसके लिए भी लिखा है कि स्लीप ऑफ द डेड, यानी कि जो मर चुका है उसको शांति से उसको सो सके, अपनी चैन की नींद ले सके उस फूलों की खुशबू से। तो उसकी कब्र पर जब कोई मर जाता है तो हम जाकर फूलों की चादर चढ़ाते हैं। तो ये एक दुख का एक केस है, उसमें भी हम फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शादी हो रही है, खुशी का मौका है, वहाँ पर भी फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पूरी पोम में अगर आप देखेंगे तो आपको यही बताया गया है कि हर तरह के आपको लोग मिलेंगे, हर तरह का सामान वेंडर्स बेच रहे हैं इंडिया की मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। और सब इतना कलरफुल है, खुशबूदार है, रस भरा है, इतनी अच्छी प्रेशियस कीमती चीज़ों से बना है। और चाहे वो फ्लावर्स का बना हो, चाहे वो गोल्ड का बना हो, चाहे वो प्रेशियस स्टोन्स का बना हो, चाहे म्यूजिशियंस हो, चाहे मैजिशियंस हो, हर तरह के लोग और हर तरह का सामान आपको
मिल जाएगा जो कि कितना कलरफुल है, रिच है और ब्यूटीफुल है और हर ओकेजन के लिए, हर मौके के लिए अवेलेबल है। तो ये बहुत ही सुंदर पोएम है, बहुत ही कलरफुल ब्यूटीफुल पोएम है, जिसमें आपको कोई डीप मैसेज नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक हिडन मैसेज ज़रूर है जो उस वक्त के लोगों के लिए था और शायद आज के भी ज़माने में वो लागू होता है कि हम बहुत ज़्यादा फॉरेन मेड गुड्स यूज़ कर रहे हैं, बजाय उसके हमें इंडियन मार्केट्स के जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बनाई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी चाहिए और यूज़ करनी चाहिए, जिससे हमारे देश के लोगों के पास पैसा आए, ना कि हमारा पैसा बाहर के देश के लोगों के पास जाए। हम दूसरे देशों को अमीर बना रहे हैं और खुद के देश में हमारे गरीबी छाई हुई है। तो आई होप आपको इस पोम का मैसेज जो सरोजनी नायडू देना चाहती हैं वो क्लियर हो गया होगा, और ये आज के ज़माने पर भी अप्लाई करता है, सिर्फ उस ज़माने पर ही नहीं। तो और ये बहुत ही प्यारी पोम है, आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।